हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों को पता है हमने प्रहार सीरीज चालू की है जिसमें हम 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं एंड कॉमर्स का आज पार्ट 2 है। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने अपने आप को एनालाइज किया होगा कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। आज उसी कॉमर्स का पार्ट 2 कराने वाले हैं। आई एम साहिल भलारा, एन एक्सपर्ट फैकल्टी इन जनरल पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड आई वेलकम यू टू दी एड अंकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज एड अंकल यूजीसी नेट की तैयारी। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। सो आज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स रिटन बिलो। हमें बताना है कि चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आर यू गेटिंग इट? हमें यहाँ पर पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर से नीचे तक आती है। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम हायर मैनेजमेंट लेवल टू द लोअर मैनेजमेंट लेवल। अथॉरिटी डज नॉट फ्लो एट ऑल। ऐसा तो नहीं होता कि अथॉरिटी फ्लो ही ना करे। सो आई होप आपको आंसर तो अब पता चल ही गया होगा। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बिकॉज अथॉरिटी फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम विच मीन्स हायर लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज जो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है उसमें ना थोड़ा टाइम बच जाता है, तो वो टाइम बचा के हम ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं जो थोड़े लेंथी हैं, जिनको समझने में टाइम लग रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो आज का पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें एडवांटेज बतानी है किसकी? डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब आप क्या करते हो, सेंट्रलाइज एक पावर नहीं होती, यू स्प्रेड द पावर हियर एंड देयर, कंट्रोल द सुपरविजन, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, एक जगह नहीं रहती, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो उसका एडवांटेज क्या है? So the answer for this particular question is D, that is both C and wait a second, I guess this question में कुछ problem है। It must be B and C, right? Because D में तो ये लिखा ही हुआ है ना। So the first option is expensive। अगर वो expensive है तो वो advantage कैसे हो सकती है, right? और ऑप्शन नंबर बी में क्या है? बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली अगर एक बंदा कंट्रोल कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा प्रेशर है, उसके बाद अगर वो डिसेंट्रलाइज कर देता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दैम, बिकॉज वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, अच्छे से सुपरवाइज भी कर पाएगा, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वेल। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड्स एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हमें बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पार्ट कौन कौन होता है। ए इज वैल्यूज एंड प्रैक्टिस, बी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, सी इज बी ओनली, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड डी में बोल रहा है दोनों, वैल्यू प्रैक्टिस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी भी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज वैल्यू एंड प्रैक्टिस। So when we talk about the culture, we talk about the value and the practices, and authority and responsibility doesn't comes in the culture thing, right? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट अफेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस अफेक्ट करता है? द लीगल एनवायरनमेंट एंड द शेयर होल्डर एक्टिविज्म। या तो सिर्फ शेयर होल्डर एक्टिविज्म, दैट इज रिटन इन ऑप्शन नंबर सी, या फिर दोनों। सो क्या होना चाहिए इसका आंसर? येस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट बोथ ए एंड बी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल एनवायरनमेंट तो होना ही चाहिए, इवन द शेयर होल्डर एक्टिविज्म विल ऑल्सो अफेक्ट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज चूज द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एडवांटेज हमें बताना है। Helps to maintain a steady set of skilled employees, yes. Increase in productivity of the employees, yes. Help in avoiding shortage and excess number of employees, yes. सो हमें बताना है कि एडवांटेज क्या है। ऑब्वियसली तीनों जो स्टेटमेंट लिखी हुई है तीनों कहीं ना कहीं एडवांटेज बता रही हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड
इवन दो आई एम ट्राइंग कि क्वेश्चन समझ में आ ही जाए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं इसमें क्या कहने की कोशिश हो रही है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स टू फिल अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जॉब देनी है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक इंडिविजुअल को ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट वन इज रिक्रूटिंग, बी इज ऑर्गेनाइजिंग, सी इज सिलेक्शन एंड डी इज स्टाफिंग। तो चारों में से ऐसा क्या चीज़ होगी, वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल को निकालते हैं जॉब एप्लीकेंट्स में से और उसको जॉब दे दी जाती है। सो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, राइट। सो स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, ये किसके अंदर आता है? हम इसमें जॉब एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक पूल करना चाहते हैं, पूल ऑफ द एप्लीकेंट्स करना चाहते हैं। So the answer for this particular question is C, because we are talking about an individual. हमने एक इंडिविजुअल को, there are different and there are many job applicants, जिसमें से हमने एक निकाल लिया और उसको सेलेक्ट कर लिया, that is known as selection. Organizing नहीं हो सकता, recruiting भी नहीं हो सकता and staffing भी नहीं हो सकता, because we are talking about an individual. So वही चीज़ होती है ना, क्वेश्चन में की पॉइंट छुपा होता है। अगर आपने उस की पॉइंट को ढूंढ लिया तो इजीली आप आंसर कर पाते हैं। अगर नहीं आ रहा समझ तो एक बार और क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग इन अ बिजनेस। अगर हम किसी भी एक बिजनेस में ट्रेनिंग देते हैं तो उसका एडवांटेज क्या हो जाता है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली अगर एक बंदे को या फिर एक एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इंक्रीज इन द कॉस्ट, आप मुझे बताओ अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो हाउ इट कैन बी एन एडवांटेज? इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, सो इट कैन नॉट बी एन एडवांटेज। सी में लिखा हुआ है फास्टर डिसीजन मेकिंग, यस फास्टर डिसीजन मेकिंग भी हो जाता है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट बोथ ए एंड सी आर ट्रू एंड आर अ एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग इन अ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, it regards human resource as the most valuable asset in a business. Obviously जो human resource होते हैं वो most valuable asset होते हैं हमारे business के। It promote teamwork, it help in develop on organizational culture. From the above statement in the term it refers to, key point क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, आई होप आपने देख लिया होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर ऑल द अबव। सो आई हैव टोल्ड यू कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। बी मैंने पीछे भी बताया, देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स जो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, उसकी वजह से हम आंसर आसानी से दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो आप अपने अंदर क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं? इरिटेबिलिटी, जनरल अनहैप्पीनेस, प्रोकास्टिनेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपके पास स्ट्रेस है तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। हाँ, आप इरिटेट हो जाते हो, आप अनहैप्पी भी रहते हो। सो आप देख रहे हैं 2 पॉइंट्स अगर ठीक हैं तो नीचे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 2 चूज़ करें। ऑल द अबव है तो आंसर मस्ट बी ऑल द अबव, राइट। एंड प्रोकास्टिनेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले करने की कोशिश करते हो कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे एंड ऑल दैट, राइट। सो तीनों हमारे सिम्टम्स है स्ट्रेस के। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव। आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म अ जॉब एनालिसिस। आपको जॉब एनालिसिस में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जिसको रिक्वायर्ड होती हैं आपको, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जॉब एनालाइज करने को। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक बार डिफरेंस पढ़ के जाना, व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शन इज एंड व्हाट जॉब स्पेसिफिकेशन इज। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इट इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन की उसमें क्या काम है आपका, क्या करना है। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन इज एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन कि किस तरह का क्या क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए।
सो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस मैंने अभी बता दिया, डिटेल आप प्लीज़ पढ़ के जाना बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। एंड द वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ जॉब। तो जॉब एनालिसिस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जब हम जॉब को एनालाइज करेंगे हमें उसके वर्किंग एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट या फिर उसकी कंडीशंस, जॉब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं वो हमें चाहिए होंगी टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट बोथ ए एंड बी विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब एनालिसिस। आई होप यू गेट माई पॉइंट, आपको समझ में आया होगा। Next question here is, identify which are the parties involved in collective bargaining। collective bargaining में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं? bargaining में obviously दो अलग अलग पार्टी इन्वॉल्व होंगी, एम्प्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स यूजुअली डोंट डू द बार्गेनिंग एंड शेयर होल्डर्स भी क्या होते हैं, कंपनी के मालिक ही होते हैं, राइट। तो शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ में कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो सकती, ओनली शेयर होल्डर नहीं हो सकता, ओनली ग्रुप भी नहीं हो सकता, बिकॉज बार्गेनिंग करने के लिए आपको दो बंदे चाहिए होंगे, आप अपने आप से बार्गेनिंग नहीं कर सकते ना। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज एम्प्लॉयर्स एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। एंड if you gain something तो please let me know in the comment section that yes we gain some new knowledge और हमें मज़ा आया ये करके। please let me know guys। question number 72, identify which of the below show the features of Indian financial system। हमें बताना है कि identify which of the below, नीचे हमें कुछ points दिए हैं, हमें बताना है features of the Indian financial system। mobilizing and allocating one's resources, yes हम mobilize करते हैं और allocate करने की कोशिश करते हैं अपनी खुद की सेविंग्स को, एंड कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ द फंड। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज बोथ आर द फीचर्स ऑफ द इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन। आपको बताना है रीजनल रूरल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था एंड वर क्रिएटेड टू गिव क्रेडिट टू। आरआरबी हमने बना तो दिए थे, कब बनाए थे और वो किस लिए बनाए गए थे? इट वाज फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, ऐसा कुछ था। RRB just not for the small businessman, they are for the rural and agriculture sector। रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमने किया था। डेट अगर याद नहीं थी तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रीजन रूरल बैंक बनाए गए थे हमने, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज इट वाज एस्टैब्लिश इन 1975 एंड दे गिव क्रेडिट टू द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप इज दैट क्लियर। एंड चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शंस ऑफ RBI ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, आर द बैंकर्स बैंक ऑफ द इंडिया। ये इसके मेन फंक्शन क्या है, ये क्या क्या करता है? मैनेज द फैमा एक्ट। फैमा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट। तो फैमा और फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो एक बार ना इसको रीड करके चले जाना। परफॉर्मेंस फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यस प्रमोशनल फंक्शंस भी करता है वो, एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाता है और एक्ट को भी देखता है। तो ऑब्वियसली तीनों स्टेटमेंट ठीक हुई, तो आंसर क्या हुआ? ऑल द अबव। आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज क्वेश्चन नंबर 75। आपको दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, कि क्या उसमें फिट हो सकता है। इज दैट क्लियर गाइज? समझ में आया आपको? सो डैश इज द मीन्स ऑफ एलिमिनेटिंग अ पर्टिकुलर रिस्क बाय गेटिंग रिड ऑफ इट्स कोज, एंड डैश इज द मीन्स ऑफ लॉवरिंग द रिस्क बाय रिड्यूसिंग द चांस ऑफ अकरेंस। सो इसमें रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क एलिमिनेशन और रिस्क अवॉइडेंस, तो ऐसे बहुत सारे मतलब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको चूज करना है, बट एग्जैक्टली फिट इन दैट फर्स्ट ब्लैंक एंड इन द सेकंड ब्लैंक। So the answer for this particular question is A. The first one is risk avoidance is the means of eliminating a particular risk
तो रिस्क अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं टू गेट रिड ऑफ द कॉज। एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन मीन्स लोअरिंग। मिटिगेशन का ही मतलब होता है वी ट्राई टू रिड्यूस एंड वी ट्राई टू लोअर द रिस्क ऑफ द चांस ऑफ द अकरेंस, की जो भी कोई प्रॉब्लम होती है वी ट्राई टू रिड्यूस दैट एंड वी ट्राई टू लोअर दैट। तो मिटिगेशन आएगा सेकेंड में, एंड यहाँ पर आएगा रिस्क अवॉइडेंस और यहाँ पर आएगा रिस्क मिटिगेशन। सो इज दैट क्लियर? ओके, so next question here is find the appropriate abbreviation of MSE। बच्चे एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहीं भी आपको एब्रीविएशन देखने को मिलती है ना, जस्ट राइट इट डाउन एंड यू कैन पुट इट ऑन द वॉल कि हाँ आते जाते मैं फुल फॉर्म देखता रहूँगा, बिकॉज एब्रीविएशन वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो find the appropriate abbreviation of MSME, multi stock exchange, metropolitan stock exchange, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। यूजुअली अगर हमें नहीं पता होगा तो MSME हम सोचेंगे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सही सा लग रहा है, हम टेक कर देंगे, बट इट इज़ नॉट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो MSE नहीं, वो BSE होगा, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इसका है MSE मीन्स मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। Next question here is identify the advantages of investing in a government security market। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज होता है, क्या प्लस पॉइंट हो सकता है। द सिक्योरिटी कैन बी सॉल्व ईजिली। ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी है वो ईजिली बिक जाएगी, बिकॉज वो किसकी है? गवर्नमेंट की है। द इन्वेस्टमेंट मेड आर सेफ, भाई ईजिली बिक रही है तो कहीं ना कहीं वो सेफ भी होगी कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व दैट, लाइक सोल्ड दैट। Securities can be used as collateral to borrow fund in the repo market. Yes, we can use it as a security because it is authentic, it is a government security। तो सब लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, नॉट कोशिश करते हैं, वो एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, बिकॉज वी नो आवर मनी इज सेफ एंड इट इज़ ऑफ गवर्नमेंट, हमें सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव। Next question here is identify the statement given below are true or false। दो स्टेटमेंट गिवन है नीचे, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। सो प्लीज स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, देन ट्राई टू आंसर इट। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट चेक ड्रॉन टू इटसेल्फ। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, या एक ठीक है या फिर एक गलत है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड इट कैन नॉट एक्सेप्ट चेक ड्रॉन टू इटसेल्फ। Next question here is question number 79। Termination of automatic monetization of budget deficit, setting up of RIDF, elimination of direct credit control was performed as a part of। I'm so sorry guys, I'm so sorry। हाँ जी, so termination of automatic monetization of budget deficit, setting up of RIDF। RIDF की फुल फॉर्म आप फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होता है। रिसर्च institutional and faculty development। सो RIDF की फुल फॉर्म है रिसर्च इंस्टीट्यूशनल एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। एलिमिनेशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल वाज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ। क्या होना चाहिए आपकी? Yes, we talk about the financial sector reform because we are talking about here are the budgets। तो budgets is related to the money, money is related to the finance। तो वही चीज़ है ना, अगर एक क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ोगे ना कहीं की पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड इट विल गेट ईजी टू आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस रिफॉर्म्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट एंड बजट मोनेटाइजेशन इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स ओनली। Next question here is identify the classification of risk under liquidity risk। तो liquidity risk is related to the money again, right?
what I was saying is liquidity risk. हाँ जी. So asset risk and absolute risk. Asset risk and funding liquidity risk. Funding liquidity risk and credit risk. तो हमें बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. We are talking about the liquidity risk. तो लिक्विडिटी रिस्क तो होना ही चाहिए ना. और एसेट भी ऐसे होते हैं जो लिक्विड एसेट होते हैं, राइट. लिक्विड एसेट आर दोज विच वी कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू कैश. तो लिक्विडिटी रिस्क के अंदर एसेट रिस्क भी आ जाता है एंड फंडेड लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाता है. वी डोंट नॉट टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रिस्क और द क्रेडिट रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इन अ डैश मार्केटिंग चैनल. मार्केटिंग चैनल के बारे में बात कर रहे हैं इन विच देयर विल बी नो प्रोड्यूसर इन्वॉल्व बट ओनली अ बेनिफिशियरी और अ यूजर इज इन्वॉल्व्ड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग चैनल. ऐसा मार्केटिंग चैनल जहां पर प्रोड्यूसर इन्वॉल्व नहीं होता है बट बेनिफिशियरी एंड यूजर इज इन्वॉल्व्ड. सो दैट इज नोन एज रिजर्व चैनल. Question number 82. Identify who proposed the ideas of 4P. यार बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है. Who proposed the 4Ps? E. जॉर्मी मैकार्थी, रोनन E. रहली, गैरी और बोथ A and B. सो 4Ps हमारे किसने दिए थे? मैकार्थी ने हमारे 4Ps दिए थे. E.J. मैकार्थी. आई होप आपको याद होंगे 4Ps. बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि ये किसने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अंडर मार्केटिंग सेगमेंटेशन. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन. साइकोग्राफिक व्हाट इज रिलेटेड टू योर mind and your lifestyle, your attitude, right? So it is like based on what? Motivation, lifestyle and attitude, and it's given in the C option that both A and B comes under the market segmentation of psychographic segmentation. Next question here is identify which of the following can use service marketing to promote itself. हमें बताना है लाइक आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग. 4 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं. कैन यूज सर्विस मार्केटिंग टू प्रमोट इटसेल्फ. वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस मार्केटिंग टू प्रमोट इटसेल्फ. खुद को प्रमोट करने के लिए मतलब आई हैव अंडरलाइन द मेन कीवर्ड. सर्विस मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन इज फर्नीचर एंड फिक्सचर, अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी, सी इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो आप मुझे बताइए फर्नीचर एंड फिक्सचर वो किस में आ जाता है? एसेट में आ जाता है ना. दे आर नॉट द सर्विस. सो व्हेन समवन इज गिविंग यू अकाउंटिंग advisory and we are talking about the banking and financial assistance, so these are the service. So answer for this particular question is D, that both B and C comes under the service marketing. Next question here is identify the advantage of direct marketing. I know थोड़ा fast हो रहा है but this is 60 by 60. We are trying to complete 60 questions in 60 minutes. अगर टाइम बचता भी है तो हम आगे ऐसे क्वेश्चन में दे पाएंगे जो क्वेश्चन बड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. वी कैन डू दैट. सो लाइक अगर थोड़ा जल्दी भी हो रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू लाइक कोऑपरेट बिकॉज आपका ही फ़ायदा हो रहा है. एक मतलब 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट पोज इट. यू इटसेल्फ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद आप उसको प्ले करके एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं और करेक्ट आंसर देख सकते हैं और अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है. हमें एडवांटेज बतानी है किसकी? डायरेक्ट मार्केटिंग की. इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, बेटर कनेक्ट विद लार्ज ऑडियंस. नो, इट्स नॉट लार्ज ऑडियंस, इट्स टारगेट ऑडियंस. तो हमें बताना है एडवांटेज क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग की. येस, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज़ बेटर कनेक्ट विद द टारगेट ऑडियंस. सो व्हेन वी टारगेट द फ्यू पीपल कि भाई हम इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप दिल्ली लगा लो, तो दिल्ली में हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे. वी आर नॉट मार्केटिंग इन द होल इंडिया. वी हैव अ टारगेट ऑडियंस इन दिल्ली, सो वी डू डायरेक्ट मार्केटिंग टू देम. सो it is we can betterly connect to the direct target audience. And when we talk about the cost effective method, so obviously हम पूरे इंडिया में अगर मार्केटिंग करेंगे तो it will be expensive, but when we choose a particular target audience that is Delhi, so it is cost effective as compared to the other marketing we do for the whole.
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नीड ऑफ रूरल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है नीड ऑफ रूरल मार्केटिंग, कि हम रूरल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ध्यान से रीड करो और ट्राई करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। फर्स्ट ऑप्शन इज अर्बन मार्केट हैज़ बिकम सैचुरेटेड। जो हमारी अर्बन मार्केट है वो सैचुरेट हो चुकी है, मतलब उसका पीक पॉइंट आ चुका है अर्बन मार्केट का। कंपटीशन इन द अर्बन मार्केट इज़ हाई। ऑब्वियसली अर्बन मार्केट जो है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। इंक्रीज इनकम इन रूरल पॉपुलेशन। येस, जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी भी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो दे डिमांड प्रोडक्ट। सो इफ़ दे डिमांड प्रोडक्ट दे नीड टू नो अबाउट दैट particular product, and to know about that particular product we need to do marketing. So the answer for this particular question is D, that the need of rural marketing are the all three. हमें तीनों चीज़ चाहिए होंगी if we want to do the rural marketing. क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट लिखी है, मैं आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है, और आइदर इट कैन बोथ बी ट्रू और आइदर इट और बोथ कैन बी फॉल्स एज वेल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिजाइन अ सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ मटीरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प टू फाइंड कस्टमर फॉर द गिवन प्रोडक्ट। So logistic management design a system of flow of material. Obviously we are talking about the logistic management ना, तो logistic में क्या होता है, it was the flow of material in an organization and logistic management help to find customer. ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, we talking about the logistic, तो how they can help to find the customer for the given product, ऐसा नहीं होता। So the answer for this particular question is only 2 is false. Is that clear guys? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इफेक्ट प्रोडक्ट डिसीजन। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इफेक्ट प्रोडक्ट डिसीजन। अगर एक प्रोडक्ट के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स वी नीड टू कंसिडर इट, वी नीड टू लुक एट इट। उसमें कुछ नीचे लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। द जोग्राफिकल लोकेशन इन विच द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ऑब्वियसली जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो वहीं पर तो हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना। एंड द गवर्नमेंट टैक्सेशन रेगुलेशन रिगार्डिंग बिजनेस। एंड ऑब्वियसली जहाँ टैक्सेशन और रेगुलेशन हमारे फेवर में होंगे तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट बोथ ए एंड बी, द बोथ फैक्टर वी नीड एंड द फोर्थ फैक्टर आर will affect the product decision. Is that clear guys? Next question here is identify which of the following require distribution decision. We are talking about the distribution decision. तो distribution हम किसका करेंगे, distribution हम किसका करेंगे, goods and services का। So furniture and plants and the financial advisory service. तो service यहाँ पर लिखा है and furniture and plant क्या होते हैं हमारे, goods. So we need the distribution decision for both services, right? So the answer for this particular question is C, that both A and B. Next question here is consider the statement. एक ऐसी statement है, one should not gain out of another loss. मतलब किसी और का लॉस हो रहा है तो one should not gain. तो ऐसी स्टेटमेंट किससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, किससे अप्रोप्रिएट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। So the answer for this particular question is C, that is quasi contract. Quasi contract क्या होता है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है that is enforceable by law. For example मैं आपको देता हूँ, आपने कोई भी गुड मंगाया, लाइक गुड पर नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, वी कैन रिलेट टू द पिज्ज़ा, राइट, या वट एवर फूड आइटम यू लाइक। तो ऐसा एक फूड आइटम हमने मंगाया बट और पेमेंट भी हम कर चुके हैं, बट वो डिलीवरी किसी और के घर पर हो गई और उसने वो ले लिया और इवन कंज्यूम भी कर लिया। सो ही इज़ बाउंड टू अस दैट वो हमें पेमेंट करे बिकॉज ही टुक आवर प्रोडक्ट। सो this can be related to the one should not gain by the another loss. मतलब we did the payment, तो हमारा लॉस हो रहा है ना अगर कोई और बंदा उस पर्टिकुलर थिंग को कंज्यूम कर ले। सो दैट कम्स अंडर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट द पर्टिकुलर पर्सन, जो दूसरा बंदा था वो जिसने हमारा पिज्ज़ा खाया, ही इज लायबल टू पे अस, दैट इज नोन एज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट लिखी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है।
Limited liability partnership is more flexible than a company. Next point is limited liability partnership has more compliance requirement than a company. Sorry, ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में बोल रखा है ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी में बोला है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, सॉरी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, और डी में लिखा है बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट ठीक है या फिर दोनों ठीक है या फिर दोनों गलत है। So the answer for this particular question is B, that only one is correct. Limited liability partnership is more flexible than a company. Yes, जो हमारी LLP होती है वो ज़्यादा flexible होती है कंपनी से, and LLP has more compliance requirement than a company. No, it must be less. अगर ये flexible है तो obviously दोनों statement जो लिखी हुई contradict लिखी हुई है ना, तो दोनों में से एक ही ठीक हो सकती थी, तो दोनों में से एक ही ठीक हो सकती थी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया था। तो क्या था इसका, LLP हैज़ लेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देन अ कंपनी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी रिवीजन हो रही है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI एक्ट आया था, कब आया था, 2005 में। एंड आप इसको याद रखना, कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि ये एक्ट कब आया था, वो एक्ट कब आया था, राइट। सो प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी। जो भी काम कर रहे हैं वी कैन फाइल RTI ना, हम पूछ सकते हैं कि ये काम कैसे हुआ, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वी कैन फाइल एंड हम वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेल्पिंग सिटीजन टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वी गेट इन्फॉर्म्ड। सो the answer for this particular question is C, that both A and B are the objective of Right to Information Act that comes in 2005. Next question here is identify which of the following are considered a good according to the Sales of Good Act. तो again RTI Act 2005 में आया था, Sales of Good Act कब आया, 1930। RTI 2005, Sales of Good Act कब आया था, 1930 में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। सो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में एक गुड किस किस को कंसिडर किया गया है, ग्रोइंग क्रॉप्स को किया गया है, शेयर एंड स्टॉक्स को किया हुआ है, बट ऑक्शनेबल क्लेम्स डजंट कम अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट बोथ बी एंड सी आर कंसिडर एज गुड इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। इज दैट क्लियर? बढ़े आगे। हाँ जी। सो ये अगेन ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप एजुकेटेड गैस लगा लीजिए। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू like what you can do is you need to do that particular question correct. So the answer for this particular question is section 138. Section 138 of negotiable instrument act deal with the dishonor of the check. Next question here is, if the previous year of the income tax calculated in 2019 and 20, so previous year का income tax calculate हुआ था 19 and 20 में, so what is the assessment year? Obviously जब वो कैलकुलेट हुई 1920 में, उसको एसेस कब करेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर करेंगे। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज 2020 एंड 2021, नॉट इन द सेम ईयर, नॉट इन द प्रीवियस ईयर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज टू क्वालिफाई एज रेजिडेंस। आपको लाइक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि आप रेजिडेंट कब हो सकते हो। ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days, yes, and to qualify as resident he must stay 60 days or more in a relevant financial year. So दोनों कंडीशन होती हैं to be and to qualify as a resident. So the answer for this particular question is C, that both option 1 and option 2 are correct. क्लबिंग ऑफ इनकम इज अलाउड अंडर। सो आपको बताना है क्लबिंग ऑफ इनकम कौन से सेक्शन के अंदर एंड कौन से एक्ट के अंदर आती है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी,
दैट इज सेक्शन 64 इनकम टैक्स एक्ट. वी टॉक अबाउट द इनकम, तो टैक्सेबल पेएबल ऐसा कुछ नहीं हो सकता. इनकम टैक्स इन दोनों में से गेस करना था ना हमें. तो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. Next question here is, which of the following exemptions are applied for tax collected at the source? आपको बताना है कि exemptions like tax collected at the source. Exemption किसको मिलेगी when tax is collected at the source? When the goods are used for personal consumption, when the goods are bought for manufacturing another good and not for the trading. तो obviously when we talk about the applied tax, apply किस पर होगा? जो final consumer होगा. The answer for this particular question is C, that both A and B can get the exemptions are applied to the tax collected at the source. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट लिखी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है. आइदर बोथ कैन बी ट्रू एज वेल. सो फॉर्म्स 26 AS is acknowledgement of filing the return of income. ITR V is acknowledgement of filing the return of the income. सो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज ITR V इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द इनकम. ऑब्वियसली इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म 26 AS इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम टैक्स ना. अगर नहीं भी पता था तो एजुकेटेड गैस लगा सकते थे. इतने पढ़ लिख चुके हैं हम यार, अब तो एजुकेटेड गैस लगाना सीख जाओ. So the answer for this particular question is 2, that is statement 2 ठीक है और statement 1 गलत है. Question number 100, identify the advantage of having a double taxation avoidance agreement. अगर like double taxation जो होता है कि for example कि मैंने टैक्स दिया, आगे मैंने वो गुड्स बेच दिया, उसने भी टैक्स दिया, so that is known as the double taxation कि दो तीन लोग उस टैक्स को कर रहे हैं. So advantage क्या होगा कि like when we try to avoid that double taxation, so ensure that the company will take tax only once. तो obviously डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा तो कंपनी को एक ही बार टैक्स मिलेगा. हेल्प इन लोअर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द टैक्सेशन. ऑब्वियसली जो हमारे टैक्स में लोग काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो उसको बार बार वही चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी ना, तो उसकी भी कॉस्ट कम होगी, राइट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट बोथ A एंड B आर द एडवांटेज, दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ हैविंग अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. कैसा लग रहा है बच्चों? इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे. आई होप यू आर लाइकिंग इट, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट ना, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन दैट सर वी आर लाइकिंग दिस सेशन, दैट कितनी सारी प्रैक्टिस हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. During the process of economic reforms, it was planned to incline towards indicative planning. Obviously, जब हम economic reform के बारे में बात करते हैं तो we plan about the indicative planning. The dependency on the public sector was needed for future development of the economy. So it's just not like that कि we need public sector investment. We need private sector investment for the future development of the economy as well. So the answer for this particular question is A, that is option number 1. ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत है, पूरी स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिखी हुई है. क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भाई वो क्या क्या करता है, तो इसमें क्या पूछा है, नॉट अ रोल. अब देख रहे हैं छोटा सा नोट लिखा होता है, अगर हम नहीं पढ़ते क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो वी नीड टू लुक कि नॉट कहाँ लिखा है, क्या लिखा है. So A point is government as regulator, government as promoter, government as consumer और government as entrepreneur. So government as entrepreneur, government business वगैरह चलते हैं, वो खोलते हैं, government promote भी करते हैं चीज़ों को, government regulate भी करते हैं, but when we are talking about political environment, government cannot act as a consumer. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मैच द फॉलोइंग. दिस मस्ट बी द इजी क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग ना इजी होते हैं. अगर आपको सारे मतलब आंसर नहीं पता होते तो व्हाट यू कैन डू इज एक दो को आप मैच करने की कोशिश करते हो. अगर वो मैच हो जाता है तो आप ऑप्शन से बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो, मैक्रो, पॉलिटिकल, लीगल. 4 पॉइंट यहाँ गिवन है, यहाँ पर 4 पॉइंट गिवन है. इंटरेस्ट रेट, लॉज ऑफ गवर्नमेंट, सप्लायर्स, प्लानिंग कमीशन. तो माइक्रो को हम किससे करेंगे? माइक्रो हमारा सप्लायर्स आ सकता है, ए का थर्ड एक में ही है. सो द आंसर विल बी बी ओनली. देख रहे हो सीधे सीधे आंसर निकल के आ गया.
Then macro will be interest rate. And political environment क्या हो गया? Planning commission. और लॉज वगैरह किस में आ गए? लीगल में आ गए. था ना बहुत इजी क्वेश्चन. तो एज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इजी ही होते हैं. एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश किया करो. अगर भाई ना एक भी मैच हो गया तो सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाता है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एंड वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 104. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री मार्केट इन द इकोनॉमी? फ्री मार्केट का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम रेगुलेशन, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मॉडरेट रेगुलेशन एंड मॉडरेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मिनिमम रेगुलेशन, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो रेगुलेशन. बच्चे देखो, नो रेगुलेशन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसको कोई रेगुलेट ही ना करे. एवरी लाइक इन एवरी मार्केट देयर मस्ट लाइक बी आ रेगुलेटर. कोई रेगुलेटर होता है हर मार्केट में. तो नो रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं हो सकता. और मैक्सिमम रेगुलेशन अगर है तो हाउ इट कैन बी अ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट जब हो सकती है जब मिनिमम रेगुलेशन हो और मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो. So the answer for this particular question is C, that is minimum regulation and minimum government intervention means the free market in the economy. Is that clear? बढ़े आगे. Question number 105. Which of the statement are true about globalization? आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सी बातें ठीक हैं. ग्लोबलाइजेशन बिगिन इन 1991. ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशन फिनोमेना. तो हमें बताना है कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नाइदर वन और नाइदर टू. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, बताने की कोशिश करिए बच्चे. Yes, the answer for this particular question is B, that is only two. Only two statement is true. Globalization is multi-dimension phenomena. Yes, globalization एक multi-dimension phenomena है. Globalization began in 1991. It was like कि LPG policy आई थी. Yes, liberalization, privatization, globalization 1991 में आया था. But it was the reforms. Globalization कब start हो गई थी? 1980 में. Like the concept of globalization first began in 1980. जो reforms आए थे वो आए थे 1991 में. So I hope, मतलब I hope कह रहा हूँ, I think आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता था. तो अब इसको नोट डाउन कर लेना कि ग्लोबलाइजेशन आ पहले चुका था बट जो रिफॉर्म्स वगैरह आए थे वो 1991 में आए थे. सो द ग्लोबलाइजेशन बिगेन नॉट इन 1991, इन 1980. सो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही होगी. सो आई होप आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 106. द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज. व्हेन वी डू द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम वहाँ पर किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं. और पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टमेंट फॉर जस्ट शेयर्स. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज द FII, दैट इज नोन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. FDI नहीं हो सकता बिकॉज इट वॉज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. SDR इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. वी टॉक अबाउट द IMF एंड ऑल दैट. वो यहाँ पर नहीं आता ना, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ना आता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिल्कुल ही गलत है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज D, दैट इज FII. In the balance of payment, travel and tourism is included in the category of. So unilateral transfer क्या होता है? हमारे गिफ्ट होते हैं. तो travel and tourism is not a gift. Merchandise is like goods. कैपिटल अकाउंट में भी क्या आती हैं? कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आती हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज ट्रैवल एंड टूरिज्म, और ट्रैवल और टूरिज्म आर द सर्विस अकाउंट. Is that clear, guys? So next question here is, if the cost ratio of the good are dash, then the trade between two countries is useful. So the cost ratio of the goods decreasing, undetermined, डिफरेंट या फिर इक्वल. अगर इक्वल होंगे द कॉस्ट रेशियो तो वाई इट विल बी यूजफुल. उसको भी उतना अमाउंट पड़ रहा है, उसको भी इतना अमाउंट पड़ रहा है, तो ट्रेड यूजफुल उसको कैसे हो सकता है? अनडिटरमाइन होगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता. एंड द कॉस्ट ऑफ रेशियो मस्ट बी डिफरेंट, राइट? अगर वो डिफरेंट हैं कि भाई इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तभी तो वो यूजफुल हो पाएगा ना. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज C, दैट इज डिफरेंट. द कॉस्ट रेशियो ऑफ द गुड्स आर डिफरेंट. एक की ज़्यादा है एक की कम है, देन द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज यूजफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक?
आपको बताना है कि कौन सा लाइक 4 ऑप्शन लिखे हैं, दे आर द अप्रोप्रिएट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक. A is cost, B is market value, C is cost or market value, whichever is lower, market value or the cost value, whichever is higher. So the answer for this particular question is C, cost और market value. हमें दोनों चीज़ देखनी पड़ती है when we do about the valuation of the stock. So but whichever is lower, higher नहीं देखते हैं, whichever is lower, cost और market value. Next question here is revenue from the sale of product is a part of earning in the period when. जब भी हमने एक सामान बेच देते हैं उस पर जो भी रेवेन्यू होता है, राइट, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड. कौन से पीरियड में उसकी अर्निंग होगी? व्हेन सेल इज मेड, व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन कैश इज कलेक्टेड, या फिर नन ऑफ द अबव. अगर हम लेमैन लैंग्वेज में सोचें तो पैसे को पैसा तभी मानो जब वो हाथ में आ जाए, राइट. बट अकाउंटिंग में क्या होता है, जब वो सेल हो जाता है ना प्रोडक्ट, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, कि रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड व्हेन सेल इज मेड. इज दैट क्लियर गाइज? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. नेक्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने लिखी हूँ, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है. First statement here is the statement of recorded fact is called financial statement. B is summary of account is called financial statement. तो A is only A, only B, both, या फिर none of the above. तो 2 statement लिखी हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सी true है. Summary of account is called financial statement, या फिर a statement of recorded fact is financial statement. So the recorded fact must be there and summary भी होनी चाहिए. So the answer for this particular question is C, that both A and B are true. Financial statement are the recorded fact and financial statement are the summary of accounts also. Question number 112. What are the type of environmental accounting? इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हमारे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, अलग अलग ट्रेंड भी आ रहे हैं. नॉट जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी टॉक अबाउट अदर अकाउंटिंग एज वेल. सो हमें बताना है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के कौन कौन से टाइप हैं. तो नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक लाइक अकाउंटिंग, ट्रैकिंग द फिजिकल यूनिट ऑफ इको बैलेंस. सो सब चीज़ों में भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के बारे में बात हो रही है. द नेचर इज आवर इन्वायरमेंट, यहाँ पर सीधा सीधा इन्वायरमेंटल लिखा हुआ है. टैकिंग ऑफ द फिजिकल यूनिट of eco balance. So the answer for this particular question is D. Is that clear guys? So वही चीज़ है ना, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो रीड दैट क्वेश्चन 1 or 2 times. अगर फिर भी नहीं आ रहा तो जस्ट मेक एन एजुकेटेड गैस और आगे बढ़ जाओ. ऐसा ना हो कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इतना टाइम वेस्ट कर दो कि आगे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको टाइम कम मिले एंड आप मेंटली थोड़े लाइक स्ट्रेस्ड हो जाओ. बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करते हो इट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर लाइक वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ गए ना तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. जब आप एग्ज़ाम दोगे यू नीड टू बी वेरी काम. 3 घंटे आपको अपने आप को संभाल के रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर. एक ऐसी लाइबिलिटी जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इज transfer to all partner capital account, transfer to all partner capital account, transfer to revaluation account or debited to revaluation account. So the answer for this particular question is D, that is debited to revaluation account. because जब partner add होता है तो हम क्या करते हैं, revalue करते हैं. तो liability जो पहले unrecorded थी उसको अब हम रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट कर देंगे revaluation account में. Is that clear? ओके. एट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर मर जाता है, द जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट इज क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट्स. टू ऑल जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट था सबका. तो जब एक पार्टनर मर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओनली द डिसीज पार्टनर कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड, या फिर रिमेनिंग कैपिटल पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इट वाज द जॉइंट पॉलिसी ना, तो वाई, वो मर गया तो ऑब्वियसली उसको पैसा तो देंगे ना हम. तो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट. हमें
सारे पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। समझ आ रहा है आपको? अगर एक पार्टनर मर जाता है तो हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी तो वो सारे पार्टनर्स को मिलनी चाहिए। इट्स जस्ट नॉट बिकॉज कि वो मर गया उसको दे देंगे या फिर रिमेनिंग पार्टनर को दे देंगे, या तो ओल्ड रेशियो में या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इट्स नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 115, Which of the following account will be credited for the responsibility taken by a partner for the payment of liability? अगर एक पार्टनर ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भाई ये लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, तो क्या करना पड़ेगा? कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, कैश अकाउंट। भाई पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के अकाउंट में करेंगे ना। वाई वी विल डू इन कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट? आर यू गेटिंग इट? सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द सरप्लस विच अराइजेज व्हेन द अमाउंट विच इज forfeited इज मोर देन द लॉस ऑन द री इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। तो एक ऐसा सरप्लस जो अराइज हुआ जब हमने फोरफीट कर लिया था, तो सरप्लस ज़्यादा है और लॉस कम है री इशू ऑफ द शेयर में, तो वो जो अमाउंट है वो कहाँ पर जाएगा? इट वॉज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कैपिटल रिजर्व, बिकॉज कैपिटल रिजर्व में ही आएगा जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। ऑल एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। So the answer for this particular question is C, that is both 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। और जो भी एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। दोनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज The products diverse demand in activity based costing ABC। बच्चे कई बार ना फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ABC की फुल फॉर्म क्या है, ABC का एब्रिविएशन क्या है। सो व्हाट वी नीड टू आंसर इट, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो हमें बताना है प्रोडक्ट्स डाइवर्स डिमांड इन ABC इज बेस्ड ऑन बैच साइज और द प्रोसेस स्टेप। सो पिछली बार भी मतलब द पार्ट 1 था, वी टॉक अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज समथिंग द प्रोसेस स्टेप एंड ऑब्वियसली द बैच साइज मस्ट be reason for the activity based costing. So the answer for this particular question is C, that both A and B we will require batch size and the process size in product diverse demand in activity based costing. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब हम मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, डैश टेंड्स टू बी द हाईएस्ट। सो आपकी सेल्स हाईएस्ट होगी, प्रॉफिट हाईएस्ट होगा, या फिर कैश फ्लो हाईएस्ट होगा। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रॉफिट। सो जब मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाते हैं प्रॉफिट लाइफ साइकिल पर, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हाईएस्ट होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज टारगेट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ। आपको बताना है टारगेट कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, मतलब टारगेट कॉस्टिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ, मतलब टारगेट कॉस्टिंग जो हम करते हैं कौन से कंसेप्ट में करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट में, अकाउंटिंग कंसेप्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट में, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। टेक योर टाइम, इसको फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। टारगेट कॉस्टिंग इज अ डैश कंसेप्ट। जो टारगेट कॉस्टिंग होती है वो कौन से उसका कंसेप्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो मैनेजमेंट कॉस्टिंग इज अ target costing is a management accounting concept. So
दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड आप देख सकते हैं 1 घंटे से पहले ही हमने क्या किया है, 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस लाइक टू यू एज वेल एज मी कि हाँ मैंने कंप्लीट करा दिया एंड आपने वीडियो देख ली, आपके भी कंप्लीट हो गए। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप यूजीसी नेट की तैयारी, इसे ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी वीडियोस आएंगी मैं वहाँ पर लिंक पोस्ट कर दूंगा। इवन आई पोस्ट की जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। एंड इवन आई पोस्ट फ्यू क्विजेज देयर, तो यू कैन लाइक डू दैट क्विज देयर कि भाई मैंने ये 5 क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन डाले हैं तो यू कैन आंसर इट, और आप क्लिक करोगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में पता ही होगा बिकॉज आप यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, राइट? सो बैठे हैं और आई डोंट नो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया है नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे रिक्वेस्ट पर कर दीजिए। इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, बिकॉज बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर की वीडियो आई है, वी नीड टू वॉच, वी नीड टू प्रैक्टिस। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज में, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड एनीथिंग यू वुड लाइक कि ऐसी चीज़ें कराई जाए, ये कराया जाए, तो अपने सजेशंस और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी कि मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड बाय बाय क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम पर हम मिलेंगे। एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारी है, हम आपके लिए स्ट्रेटजीज लेकर आ रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, एंड तैयारी तो आपकी ही होगी, राइट? तो आई रियली वॉन्ट, एग्ज़ाम आने में बहुत ही कम टाइम बचा है, हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी, फटाफट से 1 घंटा निकालना है आपको, 60 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक आवर स्ट्रेटजी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।